विक्टोरिया डी सिका की फ़िल्म बाइसिकल थीव्स पर आज हम फ़िल्म डिस्कशन के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो आर्थिक स्थिति है कुछ देशों में पैदा हुई, उसमें इटली भी एक देश था। और उस समय क्या लोगों की मन स्थिति थी और लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे थे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, बेसिकली उस सेगमेंट को हाईलाइट किया गया है। और हमारा नायक जो है रिची एंटोनियो के द्वारा बताया गया है कि एक लोअर मिडिल क्लास जो एक लेबर क्लास होता है, उसके जीवन में रोज दिहाड़ी मजदूरी जैसे होता है, दिहाड़ी मजदूर होता है जो रोज डेली वेजेस पे जाता है। तो उस तरह से वहाँ के इटली में रहने वाले जो डेली वेज अर्नर एंटोनियो है, उसके जीवन में क्या स्थिति है। और ब्रूनो नाम का एक बेटा है उसका, एक छोटी बच्ची है उसकी, और मारिया नाम की उसकी वाइफ है। और वो जिस तरह के अपार्टमेंट में रहते हैं, उसका एक लेखक ने एक स्केच खींचा है। तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रोज मुनादी कह लीजिए, या रोज वहाँ पॉइंट आउट किया जाता है कि आज डेली वेजेस में इसको भेजा जाएगा, कल तुमको भेजा जाएगा। जो रोस्टर में जो नंबर सबके आते हैं, उस तरह से आज एंटोनियो का नंबर आया है। और एंटोनियो का नंबर आया है, वो भी एक उसको एक पोस्टर चिपकाने के लिए कार्यभार सौंपा गया है कि तुमको शहर के कुछ प्रमुख चौराहे हैं, स्ट्रीट है, जो भी प्रमुख जगह है, वहाँ पर पोस्टर्स लगाना है। और वो भी फिल्मों के, मूवी के पोस्टर ज़्यादातर है, मूवी पोस्टर ही है। और इसके लिए तुमको बाइसिकल चाहिए, तुम्हारे पास बाइसिकल नहीं है तो किसी और को मैं ये ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अभी के अभी तुम बताओ। और वो कहता है बाइसिकल मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। और वो वाइफ को जाके कहता है कि बाइसिकल तो मुझे किसी भी हाल में लेनी ही पड़ेगी। और वो कहते हैं कि बाइसिकल के लिए रुपए नहीं है हमारे पास। वहाँ वो बहुत अच्छा सीन है कि घर की वो 6 बेडशीट वो सेल कर देती है। 6 बेडशीट में से 3 बेडशीट उसकी डाउरी के समय आई थी, और जो अनयूज्ड है, नहीं है, उसकी वजह से उनको लगभग 7,500 लियार मिल जाते हैं। और बाइसिकल है 6,800 500 समथिंग की। तो ये बाइसिकल लेते हैं वो। और वहाँ बाइसिकल लेने के बाद एक सीन बताया जाता है जहाँ पर पहले वो बेडशीट रखी जाती है कि एक इतनी ऊंची मीनार हो गई है, लोगों ने अपने कपड़े दान किए हैं या रेंट पे रखे हैं या बेचे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं वहाँ पर। और डेली वेजेस इतना मुश्किल हो गया है कमाना, और सरकार के पास भी नहीं। और तो वहाँ पर जो एक रिजीम बदलने वाली है, मोनार्की का सिस्टम है। मोनार्की के बाद गणतंत्र आएगा कि नहीं आएगा, उस समय जो आर्थिक स्थिति थी, सोशो पॉलिटिकल स्थिति, सामाजिक स्थिति थी, पीछे बैकड्रॉप में वो सारी स्थितियाँ चलती रहती है कि लोगों के पास काम नहीं है। एक तयशुदा फ्रेमवर्क में जिसके पास काम है तो बहुत काम है, जिसके पास काम नहीं है तो वो भीड़ का हिस्सा है। तो उसी भीड़ के हिस्से में हमारा नायक वो पोस्टर लगाने जाता है, और उसी दिन सेम डे ही विद इन आधे घंटे में चोरी हो जाती है, उसकी साइकिल को चुरा ले जाता है। और वहाँ से जो सारे घटनाक्रम ऐसा घूमता है, उसके सारे इमोशंस, उसके सारे एस्पिरेशन, उसके सारे जो सपने बुने थे कि अब हमारी आर्थिक स्थिति इस तरह से सुधार कर जाएगी, लेकिन वो सारा कुछ ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ गया, और ज़्यादा बदतर स्थिति में आ गया है वो। तो साइकिल ढूंढने की पूरी एक जर्नी डायरेक्टर ने बताई है कि वो किस तरह से साइकिल जो चोर था, थीफ था, वो कहाँ कहाँ जा सकता है, उसके बारे में पूरे एक एक जर्नी है। हमको डायरेक्टर लेके गया है विक्टोरिया डी सिका। और वो जर्नी में कितने कितने ट्रांजिशन आते हैं, कितने कथानक में जो मोमेंट्स आते हैं, और प्लॉट्स में जो सब प्लॉट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती है। और उसमें 2-3 चीज़ों का बताया है कि फेथ और बिलीफ सिस्टम मनुष्य के अंदर ऐसे ग्रेट डिप्रेशन टाइम में कितना दिमाग में उसको एक होप देता है, उसके बारे में भी बताया है कि जब साइकिल आती है तब वो कहता है कि मैं किसी चीज़ में बिलीफ या फेथ मेरा नहीं है। और साइकिल जैसे ही चली जाती है, उसके फेथ और बिलीफ सिस्टम अलाइव होते हैं कि यार वहाँ जाकर पूछा जाए। तो वो उस महिला के पास जाता है जहाँ पर सब लोग अपने दुख दर्द पूछने आते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरी वाइफ भाग गई है, मेरी गर्लफ्रेंड चले गई है, मुझे इससे शादी होगी कि मेरी नहीं होगी, या जो भी उनके जीवन में समस्याएं आ रही है। तो वो वहाँ जाता है, और वो कहते हैं साइकिल का तो मैं बता नहीं सकती। तो वो वहाँ पर भी मायूस हो जाता है। और फिर वो एक जगह और भी जगह जाता है, वो चर्च में जाता है। चर्च में किस तरह से पब्लिक मास के बाद लोगों को फूड
प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें वहाँ पर भी एक वो चीज़ देखता है और वहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर चोर आया होगा, और चोर का क्लू देने वाला एक बूढ़ा आदमी वहाँ उसको मिलता है। तो वो उसको बार बार परेशान करता है। वो कहता है कि यार मुझे खाना तो खाने दो, और वहाँ से उसको निकाल देता है। और उसका बेटा उसकी इस पूरी जर्नी में उसके साथ होता है, जो फिलिंग स्टेशन में डीजल भरता है, या जो डीजल भरने वाला उसको हेल्प करता है। एक फर्स्ट सीन में ये बताया गया है, जब वो उसको छोड़ के जाता है कि मैं 7:30 को तुमको यहाँ से शाम को पिक कर लूँगा, तब वो फ्यूलिंग स्टेशन पर रुकता है। और फ्यूल स्टेशन पर जो वहाँ काम करने वाला उसकी हेल्पर के रूप में शायद बेटा थोड़े सा वेजेस कमा लेता होगा, थोड़े से लियार कमा लेता होगा। तो वो, लेकिन वो जल्दी आ जाता है उसी दिन शाम को जिस दिन साइकिल चोरी हुई, और पूरी फिर ब्रूनो उसके साथ घूमता रहता है और वो अलग अलग जगह जाते हैं। और वहाँ पर जो चर्च का सीन जो मैंने आपको बीच में बताया, तो वो वहाँ पर ब्रेड दी जाती है, पोटैटोज दिए जाते हैं, और बेटे को लगती है भूख। बेटा और बाप, बेटा उससे नाराज हो जाता है, वो बेटे को थप्पड़ भी मार देता है, रसीद कर देता है चाटा जोर से। वो कहता है कि तुम्हें खाने की पड़ी है, साइकिल नहीं है, हम करेंगे क्या, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, हमारा जीवन किस तरह से गुजर बसर होगा हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि पैसा आएगा जाएगा। फिर उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, वहाँ पर सैंडविच खाया जाता है। सैंडविच खाने के बाद कई बातें करते हैं वो, कि एक इंसान, एक मैन और वुमेन में क्या अंतर होता है। मेरी मारिया साथ होती तो तुमको वाइन के पीने नहीं देती, मैं तुमको वाइन पिला रहा हूँ। और पीछे वहाँ एक कॉन्ट्रास्ट फिर वापस डायरेक्टर ने खींचा है। पीछे एक फैमिली बैठी है जो वेल टू डू वेल्दी फैमिली है, और वो बहुत इतने तरह तरह के जो फूड आइटम्स हैं उस रेस्टोरेंट में, और महंगी वाइन भी पी रहे हैं। तो वो देख रहा है, बार बार उसकी नज़र उस एक बच्चे पर जा रही है, और जैसे वो नूडल्स खा रहा है वो बार बार उस बच्चे को देख रहा है। 3 बार वो लड़का भी उसको देखता है और ब्रूनो भी उसको देखता है। तो वहाँ पर दिखाया है कि यहाँ से वहाँ तक का सफ़र या वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना दूर है, एक वर्ग का, एक निम्न तबके का कितना दूर है। वो बार बार कॉन्ट्रास्ट खींचा है, और लेकिन उस कॉन्ट्रास्ट में भी एंटोनियो उसकी होप को मरने नहीं दे रहा है कि जितना भी है, और मेरे वॉलेट में जितना भी है, जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और उसको अलाइव करने की कोशिश कर रहा है, वो जीवन के प्रति मायूस ना हो जाए। और अंत में जब साइकिल उसको नहीं मिलती है और वो सब तरह से हताश परेशान हो जाता है, और फिर जहाँ से सर्कल शुरू हुआ वही सर्कल वापस रिपीट होता है कि एक थीफ ने उसके सबकॉन्शियस में भर दिया कि इस तरह के ग्रेट डिप्रेसिंग माहौल में, जहाँ पर अर्थव्यवस्था बहुत निम्न स्तर पर है, लायर की कीमत बहुत ज़्यादा है, और हमको इन लोगों जैसा जीवन जीने के लिए 1 मिलियन लायर अ मंथ कमाना पड़ेगा। मतलब इतनी खराब इकोनॉमी हालात है वहाँ पर। तो वहाँ पर चोरी चकारी के अलावा कोई अंतिम सत्य है ही नहीं, और वह जैसे ही चोरी करता है और लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके ब्रूनो की वजह से उसको छोड़ते हैं कि तुम्हारे साथ ये लड़का नहीं होता। वो बहुत परेशान हो जाता है। और एंड में एक सीन आता है कि शुरुआत का और एंड का सीन तो बहुत मीनिंगफुल है फिल्म में। शुरुआत में होता है कि भीड़ से निकल के एक आदमी आया है, और उस आदमी पर कैमरा फोकस है, और एंड में जाता है कि बैक शॉट में भीड़ में वापस वो दोनों चले गए। इस ग्रेट डिप्रेसिंग माहौल में वापस अंधेरा हो गया है, और कल सुबह होने के बाद वो सूरज क्या नया जीवन लाएगा, और इतनी ऊहापोह की स्थिति में उन दोनों का जीवन, ब्रूनो का, एंटोनियो का और मारिया का जीवन गुजर बसर कैसे होगा, और वहाँ जो निम्न तबके के लोग रह रहे हैं उनका इस इटली में शहर में गुजर बसर कैसे होगा, उसका एक स्केच खींचा है। ये उसका एक सार है। आप बोले तो मैं तो पहले एक बार देखी थी मूवी, कल वापस देखी मैंने। तो देखा जाए तो एक वॉर के दौरान जो ह्यूमंस पे जो भी चीज़ें साइकोलॉजिकली होती है, वो उसका एक एग्जांपल है ये फिल्म। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी वाली कंडीशन ही समझ लो ये यहाँ पर जो बताई है। तो उस केस में एक इंसान किस हद तक तोड़ा जाता है, मतलब वो एक तरह से साइकोलॉजिकली ब्रेक किया जाता है। इतना ब्रेक किया जाता है कि इन दी एंड वो टूट ही जाता है और साइकिल चोरी कर ही लेता है। एंड
अब उसको बच्चे के सामने भी वो जो मोमेंट होता है जब साइकिल चोरी करता है पकड़ा जाता है, तो उन दोनों की जो परफॉर्मेंस बताई जिसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे को कैसे फेस कर रहा है वो बहुत देर तक कुछ जवाब नहीं देता, मुंह उसका सुन्न रहता है। तो मुझे ऐसा लगा साइकोलॉजिकली भी ये पिक्चर बहुत परफेक्शन के साथ बनी हुई है अगर हम इसको ध्यान से देखें। और फिलॉसफी तो बहुत सारी है इसके अंदर, जैसे एक ये समझ लो, ये फिल्म बाइसिकल थीव्स जो है, साइकिल चोरी हुई उसके बारे में नहीं है, ये भी बताती है कि हमें एज अ पेरेंट एक्सट्रीम कंडीशन में भी कैसे बच्चों के सामने ट्रीट करना है। मतलब हम भूल जाते हैं, जैसे इस फिल्म में भी यही बताया। तो ये हमें एक मिरर दिखा रहा है कि अगर तुम एक्सट्रीम केसेस के अंदर जाओगे और बच्चों के साथ ऐसा करोगे तो देख लो उसका एग्जाम्पल ये रहा। तो हम वो देख कर सीखते हैं दैट हाँ ऐसा हो सकता है और होता भी है। काफ़ी बार हमें भी गुस्सा आता है, हम डांट देते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है। तो ये भी चीज़ है। और बाकी जो एंड था वो इन्होंने ऐसा ही रखा। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ये रियलिटी है, रियल में यही होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ, जैसे इसमें रिलीजियस फैनेटिक्स भी बताया है, लोग इतने परेशान हैं कि रिलीजियस जो गुरु होता है काइंड ऑफ उसके पास हेल्प के लिए जा रहे हैं। बट अब वो तो एक तरह से ब्लफ है, मतलब होगा या नहीं होगा, वो आंसर भी ऐसे ही देती है। वो आंसर देती है या तो एकदम से आ जाएगी साइकिल या फिर आएगी नहीं। तो वो भी कहता है ये क्या आंसर था एक बार के लिए, मतलब मैं इस चीज़ के लिए ऐसा आंसर तो नहीं चाहिए था मुझे, फिर भी वो बचे कुछ पैसे निकाल के देता है बिकॉज जमाना ही ऐसा चल रहा था उस वक्त, वो एरा ही ऐसा था कि कुछ तो होप चाहिए उनको। तो ये भी इसके अंदर है। बाकी बढ़िया फिल्म है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि पूरी मूवी में विक्टोरिया डी सिका कई सवाल पूछना चाह रहे हैं जो कि एक इंसान पूछता है ना जब भी हम लोग किसी भी विपदा से पार पाना चाहते हैं। तो वही सवाल क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे का जो लेंस है वो यूजुअली एथिक्स और मोरालिटी के बाद में जो धुंधलापन है, जो जहाँ पे आपकी एथिक्स और मोरालिटी आपकी रोज़मर्रा की नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स इन सब चीज़ों से धूमिल हो जाती है, उस जगह पे जाके एक चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू और एक ऐसा जना जिसको हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ फेस करनी है, इन दोनों के बीच में और दोनों के इमोशंस के बीच में जो संवाद है कि एक जगह हेल्पलेसनेस है तो दूसरी तरफ जो बच्चा है वो समझने की कोशिश कर रहा है कि हैप्पीनेस मुझे क्यों नहीं मिल सकती। और वहाँ पे जो जो मनी और जो कैपिटलिस्टिक डिवाइड है मनी का आफ्टर अ वॉर, जिसमें मतलब इनइक्वालिटी खूब सारी है, उसी के साथ में ये भी दिखाया गया है कि जो बच्चा है उसके पास में स्वविवेक तो है, लेकिन उसको जो उसके दिमाग में जो आईने हैं, जो पैमाने हैं किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, वो यही है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। तो जब भी वो दूसरे बच्चों को देख रहा है, जब भी वो दूसरे लोगों को चोरी करते देखता है और जब वो चोरी सफल हो जाती है तो वो इतना हताश नहीं होगा, बट जब अपने पिताजी को चोरी करते हुए वो देखता है तो जब तक कि वो पकड़े नहीं जाते हैं तब तक उसको ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि ये गलत है। तो जो मोरालिटी की, सोसाइटी की मतलब पूरे समाज के द्वारा जो एक तय किए गए पैमाने हैं वो एक बच्चे को कैसे समझ में आते हैं जब उसके पिताजी कोई कार्य करते हैं और फिर समाज से उनको या तो अवार्डेड या मतलब जो क्या कहें हम मतलब समाज की तरफ से उनको रोका जाता है या उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। उस समय एक बच्चे को ये समझ में आता है कि सोसाइटल नॉर्म्स क्या है, या मतलब समाज की जो न्याय के पैमाने हैं, जो नैतिकता के पैमाने हैं वो क्या है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जब सोसाइटल नॉर्म्स फीड किए जाते हैं तो उनकी जो ओरिजिनल एथिक्स और मोरालिटी फॉर्म होती है। और जिस तरीके से हमेशा पहले वो हैप्पीनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता था, बट इवेंचुअली उसको ये समझ में आता है कि एथिक्स, मोरालिटी, सोसाइटल नॉर्म्स भी ज़रूरी है। सिर्फ
खुशी ही एक ऐसी चीज नहीं है जिसको ढूंढा जाए, बाकी भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो वो एक और फिर वो जो बच्चे का आखिरी में जो एक सीन है जिसमें वो अब हताश हो गया है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि सोसाइटी ऐसा मेरे पिताजी के साथ में क्यों कर रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं किया गया था। जब उसकी खुद की साइकिल चोरी हुई तो बच्चे ने ये देखा कि सोसाइटी ने जो असली थीफ था उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया, और फिर अब जब मेरे पिताजी के साथ में हुआ है तो सोसाइटी उनके पीछे है। तो उसको ये भी समझ में आ गया होगा उस समय कि सोसाइटी में जो दिखता है वही बिकता है वाला जो मतलब हम सोसाइटी में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पैमाने क्या हैं, और जो पैमाने हमने तय किए हैं वो भी कितने खोखले और दिखावटी हैं। ये भी एक तरीके से विक्टोरिया डी सेकर ने उस बच्चे के व्यू पॉइंट से ये दिखाने की हमको कोशिश की है कि क्योंकि हम बड़े लोगों को तो समझ में आ रहा है पर उस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एथिक्स और मोरालिटी की लाइन इतनी धूमिल कैसे हो सकती है, और मेरे पिताजी के साथ में गलत और वो जो पहला वाला आदमी था उसके साथ में सही कैसे हो रहा है। तो जो एथिक्स, मोरालिटी और चिल्ड्रन का जो वंडर का जो एक सेंस होता है, इसके अगेंस्ट जो पूरा संवाद है वो मेरे को लगता है दोनों ही मेन पात्रों को यूज करके बनाया गया है। बच्चों की क्यूरियोसिटी और बच्चों को कैसे सोसाइटल नॉर्म्स ट्रांसफर होते हैं, कैसे सोसाइटी में आज हमने अगर कोई चीज बना रखी है कि हम रात को सही समय पे घर आएंगे, तो वो चीज आज बच्चों को नहीं पता है, बट जब वो हमेशा अपने किसी ऐसे भाई को लेट घर आते देखेंगे तो वो उसकी माताजी को उसको डांटते हुए देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। वैसे ही चोरी जब पहले उसने दूसरे चोर को करते हुए देखी तो उसको, मुझे लगता है, आभास हुआ होगा कि उसको फायदा हो गया, और जब अपने पिताजी को फायदा नहीं हुआ तो इस तरीके से सोसाइटी की खोखलेपन को भी वो बच्चा देख पाता है, और फिर सोसाइटल नॉर्म्स कैसे डिसाइड हो रहे हैं। लोगों को जो दिख रहा है वो उसके ऊपर उनकी संवेदना बन जाती है। कोई भी विवादास्पद चीज होती है तो उस समय हम सबका कॉन्शियस जग जाता है। जैसे उरी वाला कार्यक्रम हुआ तो उस समय तक किसी के अंदर देश प्रेम वगैरह, सब अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बिजी हैं। जैसे ही एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एक अटैक होता है, सबकी या वो पहले जो पहलगाम वाला अटैक होता है, सबकी संवेदनाएं जाग जाती हैं। उस समय तक कुछ नहीं था। तो वैसे के वैसे जिस दिन इजी होता है समाज के लिए देखना कि आज हम चोर को पकड़ लेंगे और आज इसको हम बलि का बकरा बना देंगे, सोसाइटल नॉर्म्स इन्फोर्स कर देंगे, उस दिन सोसाइटी के लिए बहुत इजी होता है, उस दिन वो कर लेंगे। जिस दिन नहीं होता है, जिस दिन उसको चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसके साथ में 2 जने और हैं उसकी गवाही देने के लिए, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर खूब सारी कमेंट्री है इसमें, और बाकी भी बहुत सारी चीजें थी, बट मुझे लगता है कि इतने पे विराम दूंगा। ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट है इसमें, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें। वही है जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साउथ का, वो वाली बात। ये तो मेन स्टोरी का पूरा है वो फाउंडेशन, और उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी फीलिंग्स करी है अलग अलग थॉट की। जैसे उनमें से एक इन्होंने ये नुआंस तरीके से उसको अप्रोच किया है, हर तरफ से देखा गया है। जैसे बच्चा अगर खुद बाहर जाएगा और वो लेट आएगा और मदर अगर स्कोल्ड करेगी तो उसको लगेगा मेरे को कर रही है मम्मी रोज, भैया को तो नहीं कर रही। तो उसके दिमाग में कुछ वैसे भी आ जाएगा कि मेरे को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है, भैया को तो रोज नहीं डांटा। इसमें जो मुझे समझ में आया ये कि मन को छू लेने वाली कहानी थी, जो अपनी फैमिली के लिए अपनी घरेलू चीज़ें भी जैसे नई या पुरानी चादर तक भी बेच देते हैं जिससे उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके। फिर भी मूवी अंत तक जाते जाते भी दुखद ही गई, यानी सैड एंडिंग। साइकिल खरीदने के पहले दिन ही साइकिल का चोरी हो जाना अच्छे घर वालों के लिए भी कष्टदायी है, क्योंकि ये फैमिली तो गरीबी की रेखा को छू गई। मुखिया को नौकरी मिलने की खुशी, यूनिफॉर्म पहनने पर प्राउड फील होना, सब छोटी छोटी खुशियों से भी एक मामूली इंसान बड़ी खुशी फील करता है। कारण शायद ये भी है कि 1948 के समय जॉब मिलना इतना भी आसान नहीं था जिससे आजकल है अवसर। घर के एक बच्चे का भी नौकरी पे जाना कहाँ तक सही है
ये समझ नहीं आया, क्या एक बच्चे से लेबर कराना सही था या फिर एक गरीब के बच्चे या मजदूर के बच्चे के लिए कोई एज बार नहीं है, जबकि भारत में चाइल्ड लेबर इज ऑफेंस। किस कदर एक व्यक्ति एक बाजा बजाते हुए एक बच्चे को लात मारता है जो शायद पैसों के लिए या दो वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर तमाशा कर रहा है। ये कितना गलत है आप और मैं सब समझ सकते हैं। ब्रूनो बाल कलाकार जिसकी अदाकारी बेमिसाल है, मुझे तो वो हीरो लगा। उसके चेहरे के हाव भाव, उसका अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, पिता के कदमों को ध्यान से नोटिस करना और उसके अगले कदम के लिए उसे देखते रहना बताता है कि वह एक जिम्मेदार बच्चा है। पिता के मारने पर रोना क्योंकि वो कब से उसके साथ घूम रहा था और भूखा भी था। रेस्टोरेंट में जाते समय अपना स्कार्फ बड़े स्टाइल से गले में लपेटना, वहाँ एक अमीर परिवार को खाना खाते देख थोड़ा लो फील करना, सब उसके चेहरे पर नजर आता है। फिल्मों की शुरू से ही मूवी हमें पास में ले जाती है, एक फ्लैशबैक की तरह हमें अपनी देखी हुई फिल्मों की यादें ताज़ा हो जाती है, जैसे लॉरेल एंड हार्डी, चार्ली चैपलिन और मिशन हिंदी सिनेमा की धूप, पॉलिश और जागृति। एंड्रू स्टर्लिया एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक स्टार है जिसने एक्टिंग इतनी नेचुरल की है जैसे उसके साथ घटना घट ही रही है। अपने पिता के स्ट्रगल की दुविधाएं उनके साथ बराबर फेस करता है। उसके आंसुओं की सच्चाई वाकई रिमार्केबल है। असल में सारा खेल नीड एंड ग्रीड का है। कभी कभी एक ज़रूरतमंद इंसान कब ग्रीडी बन जाता है ये उसके हालात और मजबूरी तय करते हैं। हमेशा ही ऐसा हो ये भी ज़रूरी है। कोई सर्कमस्टांसिस और हेल्पलेसनेस मेक्स अ पर्सन बढ़िया। आप भी कुछ बोलेंगे? मुझे तो उस मूवी में ये ज़्यादा लग रहा था कि पेरेंट्स का तो जो स्ट्रगल है ही, बट वो जो इतना छोटा बच्चा है उसको भी वो सब चीज़ें फेस करनी है। मतलब आपका जो फैमिली का जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को है, तो बच्चा भी फेस तो कर ही रहा है। और वो उस एज में पेरेंट्स के लिए तो फिर भी उस एज में उस चीज़ों को हैंडल करना आसान है, पर बच्चे के लिए वो सब चीज़ें वो उसमें कैसे रिएक्शन करें, कैसे हैंडल करें, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ज़्यादा लग रहा था कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट है उस बात को समझना कि भाई उस टाइप का खाना खाने के लिए यू नीड $1 million मनी टू आपको वो बोलते हैं इट विल टेक 1 month टू अर्न दिस फूड। हाँ, अपन जैसों को 1 महीना लगेगा ये खाना जो अभी खा रहे हैं अर्न करने। मिलियन आया था ना, बिलियन, हाँ 1 मिलियन ले आया। अच्छा उसने वो 1 मिलियन भी बोला, तो मतलब उस बच्चे के लिए कितना डिफिकल्ट है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। मतलब मुझे ज़्यादा उसमें उस बच्चे वाले पे भी लग रहा था, और वो तो खैर था ही सही कि वो जो मजबूरी में उसको भी वो करनी पड़ी, जबकि वो नहीं चाह रहा था। बच्चे के सामने उसको भी वो चीज़ सहन करना कि भाई, पर मैं काफ़ी विरोधाभासी हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चे यूजुअली जब छोटे होते भी हैं तो जो अमीरी का जो एक दर्शन है वो जल्दी हो जाता है बच्चों को। मतलब 4-5 साल 10 साल के बीच में जो एंजो स्टोलिया की एज है, उस समय तक बच्चों को अमीरी और गरीबी का फ़र्क पता चल जाता है। और अमीरी और गरीबी के बीच में अगर कोई विरोधाभास है भी तो भी वो अपने समझौता अपने दिमाग में कर लेता है कि ये स्टेटस को है और अमीरी ये होती है। और हर एक तबके के लिए, अमीर तबके के अंदर भी कई ग्रेड्स हैं, तो उनको भी वो हर समय एहसास होता है। और मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि ये मूवी है तो थोड़ा ड्रामेटाइज किया गया है उस बात को, वरना ये एक बहुत ही आम बात है कि छोटे बच्चों को, 5 से 10 साल के बीच के बच्चों को अमीरी और गरीबी का फर्क पता चल जाता है और वो उससे अपना समझौता भी कर लेते हैं। मुझे लगता है पेरेंट को थोड़ा और काम और कंपोज होने की ज़रूरत है। मतलब जितना जल्दी उसने अपना पेशेंस खो के उसको थप्पड़ लगा दिया, मतलब थोड़ा और वो भी होने की ज़रूरत है। और जो उसका पूरा फोकस साइकिल था, जैसे ही उसको लगा कि कहीं ब्रूनो तो उसमें नहीं गिर गया है पानी में या जो भी, उसके बाद जैसा एकदम से जो उसका जो माइंड उसने अपना चेंज किया और जो उसका ट्विस्ट हुआ कि भाई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किसी भी चीज़ से आपके लिए डेथ से बचे हो, मतलब आप बच्चा इम्पोर्टेंट था या वो सब इम्पोर्टेंट थी, वो साइकिल से पहले वो चीज़, वो सारे जो पॉइंट्स लगे।
ये जो बात अपन कर रहे हैं ना कि बहुत सारी छोटी छोटी न्यूआंसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो फर्स्ट सीन में जब वो मारिया के पास आता है और अगले दिन सुबह 5:30 निकलने वाला होता है, तो वहाँ बहुत एक मीनिंगफुल सीन है। वो मारिया से 2 बार गले मिलने की कोशिश करता है और मारिया उसको धक्का दे देती है और फिर जाके एक हल्का सा उसके किस करता है गाल पर। तो वो बताया गया है कि इस समय के जो सोसाइटी में इलिटरेसी का एंगल कितना है और जो आबादी बढ़ रही है इस तरह से, मतलब कि वुमेन को पता ही नहीं होता है और किसी भी एंगल में जाकर उसके साथ कुछ कर लिया जाता है। वो बार बार 2 बार धक्का देती है, आपने देखा होगा। तो वो समझ चुकी है। आपने कहा ना अभी एक चीज़ कही कि बच्चे समझ जाते हैं अमीरी और गरीबी का भेद, तो वो पढ़ी लिखी नहीं है मारिया और सबसे कम स्क्रीन टाइम भी उसी को दिया गया है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा समझदार भी वो है। वो समझ गई है कि सोसाइटी में मुझे किस तरह से आज के समय में मुझे रहना है और ये अभी प्यार की नीड नहीं है, अभी जो घर चलाने की नीड है और चीज़ों को आगे बढ़ाने की नीड है, और प्यार की वजह से हम इतना ये जो सफ़र कर रहे हैं वो उसका एक फेमिनिन साइड है उसका। नहीं, फेमिनिन साइड मैन है ना, वो उसका मैस्कुलिन साइड ये है कि उसको पता है मुझे जॉब करनी है, मुझे प्रोग्रेसिव होना है सो दैट आगे फैमिली को अच्छे से चला सके। अब उसका इमोशनल बैकग्राउंड बताया है लड़की का, वो इमोशनली थोड़ा ज़्यादा सोच रही है, उसको पता है कि अभी क्या चल रहा है, दौर क्या चल रहा है, तो वो उस वजह से भी है। नहीं, फेमिनिन साइड तो है, लेकिन वो 2 बार उसको धक्का देती है ना, तो वो डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है वहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है वो कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, वो जिस स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में रह रहे हैं, वो जिस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, उस क्लास की आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ रही है तो हमको एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा है कि वो मारिया समझ रही है लेकिन एंटोनियो नहीं समझ रहा। वो उस सोसाइटी का एक डिपिक्शन, उसका चित्रण करने की कोशिश की गई। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो बात सही है कि जैसे ही इकोनॉमिकली कोई देश पिछड़ जाता है तो कई सारी पॉलिसीज एनफोर्स होती हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग वाली, जैसे कि फ्री डेली वेजेस वाली, जो कि हमारे यहाँ भी है, जो फ्री फूड, फ्री डेली वेजेस। अब हमारे यहाँ पे रिलीजियस तरीकों से भी होता है वो कि भाई लंगर भी लगते हैं, भंडारे भी होते हैं, जागरण भी होते हैं, भोज भी होते हैं, जिनमें सब लोग झीलते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे उसको सोशलिज्म की वजह से, जो कि इटली में नहीं रहा क्योंकि उनका पास्ट वैसा ही था, वो थोड़ा राइट लीनिंग ही थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुसोलिनी के हार के बाद में वो लोग अब अपनी सोसाइटी की वैल्यूज चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय फ्री फूड और फ्री जो ये रेजिडेंसेस, डेली वेजेस, इन सब के ऊपर काम वहाँ पे नहीं हो रखा था। तो मेरे को लगता है 60s तक तो ये सेंसिबिलिटीज सबके पास आ गई थी कि सोशलिज्म आ गया है, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। पर इसमें उसने ये भी टिप्पणी की है कि फ्री फूड, खाना और वेजेस, ये रोटी कपड़ा मकान जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था और उसके नहीं अवेलेबल। वैसे ही कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड में भी 60s और 50s में सिनेमा बन रहा था। तो मुझे ये लगता है उसके बाद में जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर एंग्री यंग मैन वाला दौर आया 70 के बाद में। बट 60s तक तो हम लोग सोशलिस्टिक प्रॉब्लम्स पे फोकस कर ही रहे थे। तो विक्टोरिया डी सिका ने भी सोशलिस्टिक प्रॉब्लम्स पे फोकस करके ये हमको बताने की कोशिश की है कि सोशलिज्म भी एक वायबल जवाब था इस चीज़ का। और अगर उस समय डेली वेजेस, फ्री लेबर और क्या कहते हैं हमारे फ्री रेजिडेंस या जो कम्युनिटी हाउसिंग वगैरह होती है, वो अगर डेवलप हो जाती इटली में, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती शायद। फिर एक और चीज़ जो आपने कहा ना कि मुसोलिनी के आने के बाद ये हुआ वो बूढ़े आदमी को ढूंढते हुए एक नीचे से किसी बेसमेंट में किसी जगह जाता है और वहाँ पर एक सभा चल रही होती है। वो कम्युनिस्ट का एक छोटा सा एंगल बता के वो आगे चला गया, डायरेक्टर आगे चला गया, छोटा सा बताया है। तो वो कि कम्युनिस्ट की आज की पोजीशन क्या है और क्या वो
हक दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, एक रिमार्क है, छोटा सा जी, जी। रिमार्क है, वो भी कहा अनसुना करके वो एंटोनियो 2 मिनट रुकता है और वहां से चला जाता है। जी तो वो एक छोटा सा सीन उसने रखा है कि एक विचारधारा दूसरी विचारधारा का आना, एक विचारधारा का मरना, एक सोसाइटी में बहुत सारी चीजें एक साथ घटित हो रही है और वहां पर म्यूजिक बजाया जा रहा है और वो बहुत ही मैकेनिकल तरह से, बहुत ही मशीनी तरह से वो प्ले में एनेक्ट कर रही है। वहां पर बहुत ही ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरह से कुछ नहीं कर रही है, हाँ। वो एक आदमी मोटा सा उनको प्ले की कुछ रिहर्सल करवा रहा है। तो वहां पर भी एक बताया गया है कि अब सोसाइटी में ऐसा है कि वो ये कल्चरली बिलीफ सिस्टम, दूसरे बिलीफ सिस्टम ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अलाइन नहीं है अभी वहाँ पर, हाँ। और बहुत ज़्यादा रिप्रेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा वे डेली वेज इकोनॉमी और फैमिली को लेकर और अपने सर्वाइवल को लेकर जो चीज़ें हैं वो प्राथमिकता में ज़्यादा है। आर्ट सिस्टम, कल्चरल सिस्टम इतने अल्कलाइनेशन वहाँ पर है नहीं। तो कोई भी आप ऐसा देखो, कोई भी आर्टिस्ट का मूवमेंट या फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई गई है कि वो बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो। वो 10 लोग बैठे हैं, वो प्ले की रिहर्सल चल रही है उसके अंदर भी। तो वो जो उस समय की जो सोसाइटी है वहाँ पर, जो ये कोल्ड वॉर से पहले का जो टाइम जो आपने बताया, तो वो सर्वाइवल की इतनी बड़ी समस्या है और इकोनॉमी इतनी डाउन है कि 1 मिलियन लायर चाहिए आपको सर्वाइवल के लिए। 1 मिलियन तो बहुत बड़ी बात हो गई उस समय, 45, 46, 48 की बात कर रहे हैं हम, तो कितनी डाउन होगी इकोनॉमी, सोचो आप। ऐसे समय में, अंधकारमय समय में, इतना डिप्रेसिंग माहौल में, तो वहाँ पर कोई विचारधारा, कोई कला किस तरह से अपना स्थान बनाएगी, उसमें लोगों का मनोरंजन क्या है, वो भी एक आप कह सकते हो कि जितने भी वो पोस्टर लगाता है, दूसरी जगह भी पोस्टर लगाए जाए, वहाँ पर कोई भी हीरो का चेहरा नहीं है, वुमेन का चेहरा है। तो उनको एक लिजा मनोरंजन या सस्ता मनोरंजन चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी किसी के पास कोई खर्च करने के लिए पैसा आ जाता है तो बहुत ही चलता हुआ किस्म का मनोरंजन चाहिए। ये भी वो बताया, पोस्टर में सारे वुमेन कैरेक्टर से, एक भी मेल कैरेक्टर नहीं है। और वुमेन में भी क्या है कि एक तरह के प्लीज करने के या आपको लुभाने के लिए इस तरह के पोज हैं कि भाई आप आइए और यहाँ पर आनंदमय महसूस कीजिए, अपने आप को आनंदित महसूस कीजिए। और वो कहते हैं कि बस ये चलता हल्का फुल्का मनोरंजन हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे डिप्रेसिंग माहौल में उसके अलावा क्या प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये जो मैंने पोस्टर देख के जो देखा, पोस्टर एक ही तरह का, रीटा हेवर्थ के होते हैं ना, हाँ, उसकी फिल्म की एक्ट्रेस भी यही है, रीटा हेवर्थ है। और एक सोफिया लोरेन भी जनरली ये इसी को लेता है, सोफिया लोरेन, जो इटालियन एक्ट्रेस। वो उस वक्त मतलब इटली का देखा जाए तो उसके बाद और 20 साल तक मतलब इटली का एक गोल्डन एरा चल रहा था सिनेमा का। मतलब बढ़िया फिल्म्स इटली की अभी भी बनती है, पर अब रेट कम हो गया बनने का इटली। उस दौरान इटालियन मूवीज और इटालियन एक्टर एक्ट्रेस फेमस थे, मतलब वो हॉलीवुड जा चुके थे, मतलब अमेरिका जा चुके थे बहुत से लोग। मैंने परसों 2 दिन में मैंने 2 फिल्म देखी इस डायरेक्टर की। एक तो ये बाइसिकल थी और परसों एक अम्बर्टो डी नाम की एक फिल्म देखी, वो भी यूट्यूब पर है, आप लोगों को देखना है तो देख सकते हो, मिल जाएगी। तो उसमें भी ऐसा ही है कि एक आदमी है जो रिटायर हो गया है, उसकी पेंशन है, अब वो किसी अपार्टमेंट में किराए पर रहता है, उसको रेंट देने के लिए पैसा कम पड़ता है और वो क्या करेगा। और उसके पास एक छोटा सा डॉग है, कुत्ता है, और वो कुत्ता ही उसका माँ बाप बेटा सब कुछ है, उसके और दोनों के रिलेशन की कहानी। तो वो बार बार जो लैंडलेडी होती है, जो उस अपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा सा एक घर है जिसमें 5-6 कमरे हैं, तो उसमें से एक कमरा उसको भी रेंट पे दे रखा है। तो वो कह रहा है इतने 20,000 जो भी उसमें अमाउंट बताया, उससे कम मैं दूंगी नहीं, और वो 2 महीने से उसने दिया नहीं है। और वहाँ पर फिल्म स्टार्ट होती है। फिल्म का ओपनिंग सीन होता है कि प्रोटेस्ट शुरू करते हैं पेंशनर्स या वहाँ की उस सोसाइटी में जो वृद्ध जन रह रहे हैं कि भाई हमारी पेंशन्स रेज की जाए। और पुलिस आती है, सबको तितर बितर कर देती है और सब भाग जाते हैं। और फिर 2-3 लोगों के वहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में, डायमेंशन में उनके विचार दिखाए हैं कि क्या हम लोगों को वाकई में पेंशन रेज की ज़रूरत है।
वो भाग जाता है दूसरी गली से। फिर वो क्या करता है कि उसके पास एक स्टॉप वॉच होती है, पहले वो गोल घड़ी रखते थे जो महात्मा गांधी से बहुत पॉपुलर भी हो गई। तो वो जूस भी अपनी उम्र के लोगों को मिलता था कि ये इतने में ले लो, इतने में। और फिर एक जगह है जहाँ पर मैस में उसको कुछ एक खाना दिया जाता है, वहाँ पर या तो फ्री का फूड भी कह सकते हैं कि न्यूनतम दरों में जो खाना दिया जा रहा है, वहाँ भी अपना खाना ना खाकर कुत्ते को खिलाता है। तो और वो बार बार उसको कह रही है कि अब तुम रेंट नहीं दे रहे हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो वो एक दिन फिर कोई घड़ी उससे वो खरीद ही लेता है। वो घड़ी खरीदता है तो उसको जैसे अपन चिल्लर कैसे देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया फुटकर जो नोट कहते हैं हम, वो देती है। और फुटकर में भी 7,500 या 8,000 समथिंग लेयार होता है, वो देता है कि नहीं मैं तो पूरे ही लूँगी, ऐसे ये भी नहीं लूँगी। तो वो, और वहाँ पर एक बार भी बताया है कि वहाँ जो हाउसमेड है, वहाँ देखभाल केयर टेकर भी है, हाउसमेड भी है, एक लड़की है। लड़की उसका और उस बूढ़े व्यक्ति का अटैचमेंट होता है, वो थोड़ी सी उसके अंदर सिंपैथी भी होती है और उसके प्रति वो सहानुभूति रखती है कि भाई चलो कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। और वो कभी कभी किचन का बचा हुआ, कभी केक है, कभी कुछ है, कभी उसको गर्म पानी, ऐसी कुछ चीज़ें देती है। वो उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, कि प्रेग्नेंट हो गई है, यहाँ से तुझे निकाल देंगे। ये वापस वही डिपिक्शन है कि आप इस सर्कल के फिट नहीं हो, आप मिसफिट 2 मिनट में कर दिए जाओगे। कि 3 महीने की प्रेग्नेंट हो, फिर एक दिन बताती है कि किससे हो, वो 2 आदमियों को बताती है, इससे भी हो सकती हो, उससे भी हो सकती हो, कि तुम्हें श्योर नहीं है कि मुझे लगता है दूसरे वाले से हूँ मैं शायद प्रेग्नेंट। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताई है उसके अंदर। और फिर वो फिर निकाली देती है उसको। और उसको लव किससे होता है, एक थिएटर ओनर से उसको लव होता है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है, इसलिए उसका रेनोवेशन भी शुरू हो जाता है और वो उसको घर से बाहर निकाल देती है और वो मारा मारा भटकता है। फिर वो कहता है कि मेरा ये डॉगी ले लो, कुत्ता ले लो मेरा। फिर वो कुत्ते को लेना नहीं चाहता, कि फिर एक गार्डन में जाता है जब बच्चे खेल रहे होते हैं, इसकी पॉटी कौन साफ करेगा, इतने तामझाम है, हम नहीं ले जाएंगे इसको। बस बेटा कहता है, बेटे को पकड़ के हाथ ले जाते हैं घर पर कि ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। तो बस वो ऐसे करते करते एंड में एक ट्रेन गुजर रही है और रेलवे क्रॉसिंग का सीन है और बाद में वो कुत्ता और दोनों ही जाते जा रहे हैं। तो बस सेम सोसाइटी है, बस सिचुएशन डिफरेंट है बस। हाँ, अम्बर्टो डी। कौन सोफिया लोरेन है इसमें? सोफिया लोरेन नहीं है। अच्छा, मैंने दूसरी फिल्म भी देखी है, बता रहा अम्बर्टो डी, 2 वुमेन में सोफिया लोरेन। हाँ, तो सेम है, वही डिप्रेशन माहौल है, इकोनॉमी डाउन है। और एक इसमें कहानी है, पेंशनर की कहानी है। पेंशनर की कहानी ऐसी है कि वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाता और पेंशन रेज करने के लिए प्रोटेस्ट होता है। फिल्म का ओपनिंग सीन वही है, पुलिस आती है, सबको खदेड़ देती है। खदेड़ देने पे आधे लोग इधर उधर भाग जाते हैं, आधे लोग डर जाते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं हमको पेंशन रेज की जरूरत ही कहाँ थी, हम भीड़ में ऐसे ही खड़े हो गए। और वहाँ 2-3 लोग मिलते हैं कि हाँ भाई पेंशन बढ़ाना चाहिए। और वो अपना रेंट नहीं दे पाता जिस अपार्टमेंट में वो रहता है, और उसके पास एक छोटा सा डॉग है। उसका और उस इंसान का, ओल्ड मैन के रिलेशन की कहानी है अम्बर्टो डी। मैंने जो दूसरी फिल्म देखी, डीसी का स्पेलिंग है UMBERTO, अम्बर्टो। हाँ अम्बर्टो डी। तो मैंने कहा सेम वही सोसाइटी है। सिचुएशन यहाँ पर एंटोनियो की, वहाँ सिचुएशन ये थी कि उसको साइकिल चाहिए थी काम करने के लिए। अब यहाँ पर उल्टा है, साइकिल रिवर्स है, एक आदमी काम कर चुका है, उसको पेंशन, अपनी वेजेस बढ़ाने की इच्छा है और पेंशन पूरी नहीं होती है, तो क्या उसके लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, उसकी एक कहानी है। इसी मतलब फॉर्मेट में जो अभी अपन ने मूवी देखी, बर्नर्डो बेनिनी ने भी लाइफ इज ब्यूटीफुल जो बनाई थी, वो मुझे ऐसा लगा ये पिक्चर देखने के बाद कि शायद बर्नर्डो जो था, बेनिनी जो था, उसने यहीं से इंस्पायर होकर पिक्चर बनाई है। मतलब मैंने ये मूवी देखी, काफ़ी मतलब एलिमेंट है उसमें भी वो, पर एक चीज़ है कि उसने थोड़ा ड्रामेटाइज करा है। यहाँ तो रियलिटी बता दी दैट जो हुआ वो घटना होगी इनके साथ। ऐसा नहीं है कि फादर बच्चे को एक्सट्रीम कंडीशन में भी खुश करेगा कि नहीं ऐसे नहीं होता, समझाएगा, जो अपन मॉरल एथिक्स जो अपन लेके आते हैं वो चीज़ इसमें नहीं होती। बट अगर हम लाइफ इज़ ब्यूटीफुल देखेंगे तो उसके अंदर ये पहलू बताया है कि एक अच्छे पेरेंट्स किस हद तक जा सकते हैं।
मतलब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन जो होती है जिसमें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में होते हैं, ऐसी कंडीशन में भी वो अपने बच्चे को फील नहीं होने दे रहा कि हम एक कंसंट्रेशन कैंप में हैं और हिटलर कभी भी मार सकता है। ऐसे मोमेंट में भी वो बच्चे को खुश कर रहा है, वो उसके सामने विंक कर रहा है, आंख मार रहा है, वो कह रहा है कि जब भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशन होगी मैं आ जाऊंगा बचाने के लिए। तो ये उसी फॉर्मेट में बनी हुई है, बट अभी जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव साइड या उसका एक सोल्यूशन है। वो फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल जो है वो उसका सोल्यूशन है। यहाँ तो इन्होंने ओपन एंड पे छोड़ दिया, हमारे ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या यहाँ हम से भी खींच लो एक जगह। क्या हम भी ऐसे हैं, एक सवाल खड़ा कर दिया। तो वहां से इंस्पायर तो हुआ होगा तो उसने ये फिल्म बनाई। उसमें भी दो ही एलिमेंट है, फादर और सन। फिर यहाँ पर एक और बात है कि इटालियन सिनेमा ये डीसी का और कुछ लोगों की वजह से इतना फेमस हो गया, जिसको इटालियन नियो रियलिज्म भी कहा गया बाद में। नियो रियलिज्म, नव यथार्थवाद, कुछ अलग मतलब इमोशंस का कुछ अलग तो फ्लो है इनका। हाँ, जफर पनाई, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन से होते हुए आज के भी कुछ डायरेक्टर, सुजीत सरकार, अनुराग कश्यप, वेत्री मारन साउथ का, और भी 2-3 नाम है, वो सब इस सिनेमा से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू की है। मतलब कंटेम्प्रेरी, सत्यजीत रे तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी, उन्होंने तो 1950-52 में पाथे पांचाली बना दिए, तो वो तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी भी इंस्पायर हो रहा है। बाद के तो इंस्पायर होते हैं, वो तो नॉर्मल बात है। हम अगली पीढ़ी से इंस्पायर होती है, वो नॉर्मल बात है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी। पर ना एक चीज नोटिस करी होगी आपने, इटालियन सिनेमा जो है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। मतलब बाकी जो क्या कर रहे हैं एक तरह से प्लेगरिस्ट है, मतलब वो कहीं ना कहीं आइडिया लिया और वो यूं का यूं इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने अपने कल्चर के बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने उसी कल्चर के जैसे ही बना दिया। पर हम इटालियन मूवी देखते हैं, उन सब में एक सिमिलरिटी नजर आती है। और जैसे ये क्या नाम है, जैसे मैंने लाइफ इज ब्यूटीफुल तो बताया ही आपको, एक हैंड ऑफ गॉड भी है जो अभी नई मूवी अगर मैं बात करूँ तो हैंड ऑफ गॉड भी है। उसको भी देखेंगे तो हमें लगेगा नहीं कि जमाना बदल चुका है, अब शायद इन्हें मॉडर्न फिल्म बनानी चाहिए। पर हैंड ऑफ गॉड आज की मूवी है और हमें ऐसे लगती है कि हम 48 या 50 की मूवी ही देख रहे हैं। ये एक उनके अंदर है, मतलब ओरिजिनलिटी को और कल्चर को मेंटेन किया हुआ है उन्होंने सिनेमा के अंदर। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न 1948 की मूवी ये थी, तो रिमास्टर्ड इसका वो वर्जन है, पहले वाले की थोड़ी खराब भी होगी, बट अब तो अभी ये जो आपने लिंक शेयर किया था उसमें इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने 1-2 प्रिंट्स देखे हैं जो तो बहुत ही, मतलब आपको लगेगा आज मूवी बनाई है, उतनी अच्छी रिमास्टर्ड हुई थी। बट जैसे आप जो कह रहे हैं तो कई सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिन्होंने अपनी मूवी अपने कल्चर के हिसाब से सही रखी है। जैसे कियारास्तोमी ने एक मूवी बनाई है टेस्ट ऑफ चेरी करके, तो उन्होंने अपनी वहाँ की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है वहाँ पे। मतलब जो ये मूवी है जो मैं बता रहा हूँ उसमें ऐसा है कि वो एक आदमी है जो अगले दिन खुदकुशी करना चाहता है और उसने अपना जो वो ग्रेव है वो खोद रखा है, और वो फिर पूरी शाम भर घूमता है लोगों के साथ में और ढूंढ रहा है एक ऐसे इंसान को जो जब वो उस ग्रेव में बैठ के और खुदकुशी कर लेगा तो ऊपर से धूल डालेगा, मिट्टी ऊपर से डालेगा। तो और फिर वो 3-4 जनों से मिलता है, उनसे संवाद होता है और फिर बाहर आते हैं। फिर आप वो पूरी मूवी है और फिर अगले दिन जब वो लास्ट बंदे से मिलके और फिर अपनी गाड़ी चला के जा रहा होता है तभी मूवी खत्म हो जाती है। आपको पता नहीं चलता है कि अगले दिन क्या हुआ, पर वो 3-4 जनों के साथ संवाद है और बहुत ही रोचक है। और उसमें आपको कई सारी उनकी खुद की सोसाइटी की बातें ऐसी लगेंगी जो कि अपनी सोसाइटी से मैच करती हैं, पर उनका पूरा एक अलग वो जो प्लॉट सेटिंग है वो बहुत अच्छी है। मतलब कि आपको काफ़ी सारी ईरानियन कल्चर के बारे में भी बात पता चलेगी और ह्यूमन नेचर के बारे में भी पता चलेगी। नहीं वो तो है, वो कल्चर है, बट वो इन दी एंड क्या बताता है उसमें, फोर्थ वॉल ब्रेक करता है जी जी जी। मतलब वो उसकी फिल्म मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए। तो वो बोल रहा है बट सॉफ्ट कैसे होगी, लास्ट में तो हीरो मर रहा है, मतलब एक तरह से सुसाइड कर रहा है वो, तो सॉफ्ट तो होगी नहीं, लोग देखकर मतलब एक तरह से जज कर लेंगे। तो वो ये कहता है कि एक काम करते हैं कि लास्ट में मुझे शूटिंग करते हुए दिखा देना। अब वो मर रहा होता है, डायरेक्टर शूट कर रहा है, तो फिल्म ये ऐसे खत्म होती है। मतलब एक तरह का फोर्थ वॉल ब्रेक होता है जिसके अंदर ये कहना चाह रहा है देखो मैं पिक्चर बना रहा था, रियल में नहीं हुआ है ऐसा, थोड़ा सॉफ्ट साइड बताने के लिए। इसमें तो ज्यादा अब ये है ना एक मॉडर्न आइडिया है ये, मतलब
एक फिल्म अपन देखते हैं, जो अभी अपन ने जो फिल्म देखी, अभी एक मॉडर्न आइडिया है, मतलब मॉडर्न आइडिया मतलब वहाँ का कल्चर तो दिखाया है नो डाउट, पर हम यही इटालियन सिनेमा में जाए ना तो उन्होंने बस ऐसे लगता है जैसे अपनी जो मेरा नाम जोकर पिक्चर है जो अपनी राज कपूर की, वो वाला जो वाइब है ना वो इटालियन फिल्म के अंदर हमें मिलता है। और ये बहुत सारी मतलब कोई भी फिल्म उठा लो वैसे इटली की, मैं मेजोरिटी ऑफ फिल्म जो ज्यादातर फिल्म, हालांकि अपने यहाँ पर भी कल्चर को बनती है, इंडियन आइडेंटिटी भी ड्रामेटाइज्ड ज्यादा होती है। आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब वो मूवीज ऐसी होंगी जिनमें एक प्ले को ढंग से ड्रामेटाइज हाँ, किया गया है, हाँ, बट वो जैसा मतलब मैंने यूजुअली देखा है कि नाटक कंपनियां जो होती हैं वो यूजुअली मुखर नए सामाजिक मुद्दों के ऊपर डिस्कस करके और उसको विराम दिया जाता है। तो वैसा का वैसा इटालियन सिनेमा भी थोड़ा ड्रामा की तरफ ज्यादा और क्लासिकल ड्रामा की से ज्यादा इमोशंस को inspired है। थोड़ा सा बढ़ चढ़ जी, कर दिखा जी, रहा है ये, मतलब जी, जी। इमोशंस इसमें पे ज्यादा emotion तो फोकस है। ही नहीं, इसमें तो वो साइकिल के इतना पीछे पड़ा हुआ है कि बच्चा साथ चल रहा है, वो हाँ। पानी में गिर गया, उसको पता ही यहाँ नहीं पर चला इमोशंस की कि- लाइन थोड़ी सी जैसे ब्लर हो वो- रही है क्योंकि एरा बहुत पुराना है ना 48 का। वो उसको बस एक फोकस हाँ। उसका है कि अर्निंग का मेरा वो हाँ, चला हाँ। गया। पर मैंने देखा जैसे जो आप देखेंगे आखिरी जो शॉट है जिसमें वो बच्चा हताश हो जाता है, उसमें वो बच्चे का पूरा शॉट है वो क्लोज अप और उसमें सिर्फ बच्चे का फेस दिखा रहे हैं वो, और जैसे उसको पकड़ते हैं तो उसके फेस पे पहले चिंता और उसके बाद ड्रेड और वो सब चेंज होते हैं। आप मतलब ध्यान से हाँ, देखेंगे बिल्कुल। तो वो मैं- पूरा उसके वो क्या फेस के ब्लैक- ऊपर चेंजेस आते हैं। वो और ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो हमारे लिए थोड़ी सी लाइन ब्लर हो जाती है इमोशंस की, हम अभी के टाइम के टच में ज्यादा है इमोशंस के, वो एकदम से पुरानी देखते हैं। अब बहुत से लोग तो बोलते हैं यार ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चला दी, बट हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ एक बार देखना पड़ता है तो वो लाइन क्लियर होती है। और बच्चा बहुत सेंसिबल लग रहा था कि हाँ। कैसे इसके अलावा एक और कारण भी है, ये बात तो है। जैसे आपने भी बात कही कि भाई समाजवाद का प्रभाव हमारे सिनेमा में भी, अभी राज कपूर की बात की इन्होंने, और 50s 60s और सलीम जावेद के आने तक के पहले का सिनेमा अपन कह देते हैं 40s 50s 60s, सलीम जावेद के बाद सिनेमा बदल जाता है, कहानियाँ कहने का तरीका, और पैरेलल मूवमेंट भी शुरू हो जाता है श्याम बेनेगल वाला। तो बहुत बड़ा मेजर ट्रांजिशन है सिनेमा को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ यात्रा ट्रांजिशन भी था उसी समय है, 70s 80s में वो सामाजिक ट्रांजिशन के हाँ, साथ साथ हाँ, हमारी बिल्कुल, मूवियां जो भी है। उतरी। बिल्कुल। यात्रा और ये जो नाटक है, नाटकों से ही सिनेमा का अवधारणा और सिनेमा का जन्म हुआ है। राजा हरिश्चंद्र की जो पहली फिल्म बनी है, नाटक चाहे सामाजिक नाटक हो, धार्मिक नाटक हो, या गली मोहल्ले में जो होने वाले छोटे मोटे मेले तमाशे, जात्रा भी कुछ जगह जात्रा का भी उल्लेख है। नुक्कड़ जैसे होते हैं। हाँ, नुक्कड़ नाटक भी कह सकते हो। तो नुक्कड़ नाटक क्या है कि बहुत ज्यादा वर्बोस होते हैं, बोल बोल के बताया जाता है। तो हमारी जो 50 और 60 की सिनेमा है, आप देखोगे उसमें हाँ। बहुत लंबे लंबे डायलॉग है। बिल्कुल। और Format अलग होता है ये थोड़ा। बात मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर रिपीट करूंगा कि 50 और 60 का सिनेमा बहुत कमजोर सिनेमा है। गाने बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत, कुछ फिल्मकारों को छोड़ देते हैं हम, 80% की बात करता हूँ, 20% को छोड़ देते हैं। वो कमजोर सिनेमा है, वहाँ पर लेखकों ने रूल किया, शायरों ने रूल किया। हमको गाने याद है, आज भी उस पीढ़ी के किसी को कहो फिल्म देखें तो वो उनको भी हंसी आएगी बहुत सारी चीज़ों पे। अभी मैंने 2-3 दिन पहले पत्थर और फूल और पत्थर देखी धर्मेंद्र के जाने के बाद, तो फिल्म बहुत खराब फिल्म हाँ, है। बिल्कुल। और इतनी तारीफ हो रही थी कि वहाँ से उनको ही मैन का उपाधि दी गई, बहुत खराब फिल्म। पर वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से है, नहीं, ऐसी चीजें बनी बात जा रही थी। पर्सपेक्टिव की नहीं है, हाँ। डायरेक्टर की विजन की है। हाँ, बिल्कुल। राज कपूर की हम देखते थोड़ा हैं ना, आन मतलब बरसात, mentality आवारा, थोड़ी सी- श्री हाँ, 420, साथ आवारा वही एग्जैक्टली डायरेक्टर की विजन की बात है। महबूब खान हाँ, भी है, मतलब viewpoint गुरुदत्त थोड़ा भी सा है, वो उसका हाँ, था। भी है। लेकिन मैं 80% की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो 80% है ना, उनके गाने बहुत अच्छे होंगे, हाँ। लेकिन फिल्में वो बहुत खराब फिल्म है। बिल्कुल, गानों के लिरिक्स बहुत बढ़िया होंगे। जबकि वो जो इटालियन हम नियो रियलिज्म हाँ। और की बात कर रहे हैं, वो सब स्टोरी ड्रिवन सिनेमा है। और हमारा क्या है कि वो नाटक का प्रभाव है ना, जो वर्बोस है, कि भाई आम लोगों को लंबे लंबे डायलॉग पसंद आएंगे। राजू भी है तो वो उर्दू में डायलॉग बोल रहा है, क्योंकि राइटर हावी थे उस समय। किरदार आपका मोहन है, राजू है, श्याम है, और वो उर्दू के लंबे लंबे डायलॉग फिल्मों में बोलता है, क्योंकि राइटर बहुत हावी थे। तो उसमें क्योंकि किसी को पता नहीं कि आर्ट फॉर्म को करना क्या है, तो डायलॉग जितने लिखा दिए उनको एक्टर ने पढ़ दिया। जिसने अच्छा पढ़ा वो एक्टर अच्छा बन गया, पॉपुलर हो गया। हाँ, तो
मेरा नाम जोकर जो है वो अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉपर इंडियन कल्चर को नहीं बता रहा है, वो वेस्टर्न या ये रशियन जो है उनको उनसे इन्फ्लुएंस्ड है पूरा। उसकी स्टोरी टेलिंग देखो जो अभी मेरा नाम जोकर मैंने दोबारा देखी थी 1-2 महीने पहले, तो मुझे ऐसा लगा इस पूरी स्टोरी टेलिंग का वाइब जो है एक अमेरिकन मूवी है, फॉरेस्ट गंप की तरह फॉर्मेट में चल रही है। Attraction बंदे पर है वो, मतलब की स्ट्रगल हर है, किसी से पूरी attract हो जाता है। स्टोरी है, लीनियर ग्राफ में पिक्चर चल रही है, मतलब एग्जैक्टली फॉरेस्ट गंप जैसे जो लेकिन फॉरेस्ट गंप तो जिस बहुत तरह का बाद जो की है, वो सिनेमा तो बनता बहुत है। पहले की है। हाँ हाँ तो फॉरेस्ट गंप तो बहुत नहीं 90 मतलब बाद में ट्रोप जो टाइप है ना, करा हुआ एक टाइप। टाइप कास्ट या एक ट्रोप होता है कि भाई एंग्री यंग मैन ट्रोप हाँ। है एक मूवीज का। इसमें एक मेरा नाम जोकर में एंग्री यंग मैन का था ही नहीं, नहीं वो तो हर तो किसी से वैसे अट्रैक्ट हो ट्रोप जाता है। ये नहीं मतलब trope एक होता है फॉर्मेट जैसे होता है, कि फिल्म भी- मेकिंग का एक फॉर्मेट होता है, वैसा फॉर्मेट जैसे जो अपन आजकल मसाला फ्लिक्स बनती है तो इसको हाँ। एक ट्रोप बोल सकते हैं ना, पर ये एक सेट पैटर्न बस पे बस वो मूवी इस बनती पैटर्न पे है। हुआ तो है। वैसे ही मेरा नाम जोकर जो वो मोटिवेशनल स्टोरीज का जो ट्रोप है कि भाई वो पूरा ट्रोप जिसमें सब कुछ गलत हो बहुत रहा सारे है ups and प्रोटैगनिस्ट downs के बाद होंगे। में, पर प्रोटैगनिस्ट अपनी वही उसका भी सैड अच्छा, एंडिंग जैसे वो था, आर्मी में ultimately जाएगा, जोकर ही हीरो था। हीरो बीच में आर्मी में भी जाएगा, फिर वापस आएगा, अपनी वाइफ से मिलेगा, फिर आगे और प्रॉब्लम्स आएंगी। ये एक पूरा फॉर्मेट जो है उस तरह की फिल्म, वो एक आइडिया वहीं तो से लिया मेरा हुआ नाम है। जोकर भी सैड एंडिंग ही था, हाँ। उसमें भी जोकर ही रहा वो बेचारा, हाँ वो अंत तो तक स्टोरी वो उसकी ऐसी है। उसकी स्टोरी ऐसी हाँ थी। वैसे मेरा नाम जोकर काफी बहुत अच्छी अच्छी, हाँ, अच्छी बिल्कुल। movie है। बहुत अच्छी। और क्या गाने थे उस मूवी के, जबरदस्त। बहुत बढ़िया। एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है सभी नहीं सभी ने बहुत अच्छी। ये इटालियन फिल्म का भी मुझे फॉर्मेट कुछ ऐसा लगता है, ये बहुत ज्यादा ह्यूमन इमोशंस को लेकर थोड़ा सा अवेयर है, बहुत ज्यादा अपनी हर फिल्म के अंदर। हाँ, तो जो ईरानियन सिनेमा हो गया उसका इटालियन हम्म। सिनेमा का उसका इन्फ्लुएंस हो सकता हाँ, है, हाँ, जो ईरानियन सिनेमा जो हाँ। बन रहा है। हाँ, उनका पूरा एक अलग मूवमेंट है जिसमें उनके अलग है ना आइडल्स है थोड़ा, उनके उनका जो हर एक जगह के जो मूवीज है उनका वहाँ के लिटरेचर से निकलना बहुत जरूरी होता है। उनके आर्ट वर्ल्ड की छाया उस सिनेमा पे पड़ती है। तो ईरानियन आर्ट वर्ल्ड और जो मतलब पूरा उनका लिटरेचर और वो सब है, और फिर उनसे उनकी जो निर्माता है, उनकी डायरेक्टर्स है, उनकी शैली, उनके थॉट्स, उनके पैटर्न्स और उनकी जो भी मैसेजेस वो देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, तो उनके मैसेजेस भी अलग होते हैं उनके। तो वो ईरानियन सिनेमा पे इटली का प्रभाव मुझे बहुत कम लगता है। मुझे लगता है कि ईरानियन सिनेमा में उनकी खुद की रोजमर्रा की बिल्कुल, लाइफ की बिल्कुल, और बिल्कुल। उनकी खुद की जो लिटरेचर है वहाँ की, अभी जो मैं वहाँ भी की ये सोच रहा था कि ये जो ईरानियन जो मूवीज है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो मूवी बनाई उन्होंने, वो उनका आर्ट फॉर्म ही मूवी है, मतलब उन्होंने एक अपना आर्ट फॉर्म आपको बनाया है। ये फर्क राजस्थान में लगेगा। राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है वो हाँ। और एमपी का, क्योंकि वो जंगल है तो वहाँ का फोक म्यूजिक अलग होगा। बिल्कुल। वैसे ही ईरान का और इटली, क्योंकि इटली तो मेडिटेरेनियन है, वहाँ मतलब सबसे बढ़िया आज भी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, Resourceful है पूरा। रिसोर्सफुल है। और ईरान में तो मतलब वो उनका सीन ही पूरा, उनका पूरा जो पुरवई और जो डेजर्ट के अंदर हवा, मिट्टी, इन सब का ज्यादा पात्रीकरण होता है यूजुअली स्टोरीज में। वैसा ही ईरान में भी है कि वो लोग उनके जो इंसाइट्स हैं वो उनके डेजर्ट थोड़ी कल्चर से और थोड़ी inspired है। सादगी भी ज्यादा है ईरानियन सिनेमा में। इटालियन में सादगी नहीं है, इटालियन में तो आपको लव इरोटिज्म भी मिल जाएगा, पर ईरान में इरोटिज्म नहीं मिलेगा, वो पूरी सादगी है उसमें। हाँ, ये भी है ये कि भी है। इरोटिक थीम्स को ईरान में क्योंकि मे बी सेंसिबिलिटीज में रिप्रेस किया गया, कल्चर की वजह से हो सकता है। कल्चरली ये भी हो सकता है कि वो कल्चरली वो भी है, और दूसरा क्या है कि ईरान के सिनेमा ईरान में तो देखा जा ही नहीं रहा। हाँ हाँ इकोनॉमिकली प्रोस्पेक्ट उसका तो थिएट्रिकल से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल या अदर कंट्रीज में भेजकर उसको स्क्रीनिंग करने वाला ही रहा है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो कहानियां वहाँ की बना रहे हैं, लेकिन देख दुनिया के दूसरे लोग रहे हैं। हाँ, ये भी है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है अगर हम सोचे तो। है बिल्कुल। क्योंकि हमारी फिल्में तो यहीं से कमा भी रही है ना, उगा रही है, तो वहाँ की जो मास ऑडियंस है उसकी जो एम्बिशन है, उसके सपने हैं और उसका जीने का तरीका, उसका रिफ्लेक्शन आएगा हाँ। मास मीडियम में, मास सिनेमा में 80% वाले से। लेकिन वहाँ का जो सिनेमा है, वहाँ तो सिनेमा देख ही नहीं रहे हैं लोग, और वहाँ इतने सारे रेस्ट्रिक्शन भी है। जी हाँ, तो वो बनाने सिनेमा वाले भी बाहर कम है। जा रहा है, पूरा सिनेमा बाहर जाता है। बनाने जैसे- वाले भी 2 या 3 है जो बनाते हैं, और उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती है जो बना रहे हैं, नहीं, क्योंकि अब तो उनका काफी जो है। प्रोडक्ट क्या है, फिल्म कह सकते हैं, वो बाहर जाने वाला है।
वो नहीं पता, पर जैसे हिंदी मूवीज जो है वो हिंदी के लेखकों, जैसे आप अगर कहें तो प्राय ही, जैसे अगर कोई सटायरिकल होगी तो परछाई की आपको परछाई उसमें दिख जाएगी, और वैसा ही आप अगर पाकिस्तान जाएं और आर्ट मूवीज देखेंगे तो आपको उनमें फैज़ और इकबाल की शायरी की झलकें उनकी जो वो वहाँ से वो निकलती हैं। जैसे ईरानियन मूवीज में फर्रुखाजाद करके वहाँ पे उनके जो मेजर राइटर्स हैं, इटालियन मूवीज में आपको इटालियन राइटर्स और उनकी जो सेंसिबिलिटीज है उनकी झलक दिखेगी। तो मेरा यही सोचना है कि आप अगर कोरियन सिनेमा देखें तो कोरिया में जो वायलेंस और कई सारी चीजों का प्रभाव ज्यादा है, तो वो वहाँ के सिनेमा में आपको जरूर दिखेगा, वहाँ के लिटरेचर। लेकिन वहाँ पर भी क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि किम की डुक भी और वोंकार वाई भी है। जी जी जी। किम की डुक बिल्कुल अलग आ जाता है। पर उनका जैसे सररियलिज्म हमेशा से जापान में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, मतलब उन्होंने ड्रैगन्स और उनकी मिस्टिसिज्म और ईस्ट ओरिएंटल जो भी सारी सेंसिबिलिटीज है, तो वहाँ आपको वोंकार वाई जैसी मूवी मेकर्स मिल सकते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में सररियलिज्म एक्सेप्टेड है। और इधर अमेरिका और यूरोप की साइड में डेविड लिंच को भी उतनी पॉपुलर अपील नहीं मिली, जबकि वोंकार वाई बहुत फेमस है कोरिया में। पर वही चीज, वैसी ही चीज सररियलिज्म अमेरिका और यूरोप में इतनी नहीं चली। ब्लू वेलवेट या मलॉलैंड ड्राइव मतलब एक नीश कल्ट स्टेटस है उनके पास में, बट वाइड स्प्रेड अपील नहीं है। तो ये भी है कि जो कल्चर्स अपने चीजों को अपने डायरेक्टर्स में देख लेते हैं तो वो फिर पर पॉपुलर अपील वोंकर वाई की फिल्म को अगर डेविड लिंच से कंपेयर करें ना, तो वोंकर वाई की फिल्म जो है थोड़ी सी सुलझी हुई होती है। जी जी। और डेविड लिंच जो है वो पूरा ही कंफ्यूज फिल्म मेकर है। हाँ। तो उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत सारे धागे खोलने, उलझे निकालने पड़ेंगे। तो हो सकता है इसी वजह से डेविड लिंच इतना पॉपुलर नहीं हुआ, पर वोंकर वाई हो गया। वोंकर वाई आज भी हाँ मे बी, पर लिंच भी और वोंकार वाई क्या है कि ये डीसी का सत्यजीत रे और ये वाली जो स्कूल है ना, उसका निर्देशक है। बिल्कुल बिल्कुल वोंकार वाई। बिल्कुल। डेविड लिंच तो थोड़ा सा वो अपने इंडिया में देखे तो कमल स्वरूप और उस कैटेगरी में आ जाता है। फिर वो क्यूब्रिक वाला है, वो डेविड लिंच उधर जाएगा, क्यूब्रिक वाली जो स्कूल है। हाँ। पर मुझे ये लगता है कि पर दोनों ही ये चाहते हैं। क्यूब्रिक थोड़ा बीच में है। क्यूब्रिक आर्टिस्टिकली समझा भी देता है, पर डेविड लिंच आर्टिस्टिकली समझाने में फेल हो जाता है। जो वो कह रहे थे ना अभी आपकी भी, वो धागे उलझे हुए खोलना नहीं चाहते, दोनों ही नहीं खोलना चाहते। वोंकार वाई भी उलझे हुए धागों को खोलना नहीं चाहते हैं और ना ही डेविड लिंच खोलना चाहते हैं। बस ये है कि डेविड लिंच के धागे थोड़े ज्यादा मुश्किल है निकालना। हाँ। जैसे सत्यजीत रे की फिल्म मैं नहीं देखी थी बचपन में, मुझे बहुत बोरिंग लगती थी। मिर्ची मसाला और ये अंकुर, एक बार आप देखोगे ना तो अब हाँ। टेस्ट आ गया। अब तो लगता है कि वो निकाल के देखती हूँ अब तो वो। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में देखी थी, मुझे पता पहले चल गया था, मैं उस वक्त रेडी नहीं था। नहीं, कई मूवियों को 4 बार देखने के बाद आपको उनकी बाद में तो अब इस एज में आने के बाद लगता है कि मिर्च मसाला, अंकुश तो खैर जो उसकी शायद अनुपम की थी अंकुश। मिर्च मसाला है केतन मेहता की और अंकुर है श्याम बेनेगल की। सत्यजीत रे की दोनों ही नहीं। मतलब इस तरह की जो मूवी आर्ट मूवीज होती थी मेरे को नहीं पसंद आती थी। हाँ। मेरे को तो एक्चुअली वो कहते हैं ना वो कॉमेडी मूवीज, जाने में दो यारो टाइप्स और इस तरह की मूवी। वैसे मेरा जो मूवीज से जो पूरा रिलेशन है वो बचपन में तो यहाँ घर पे देखते थे तो वो यूटीवी एक्शन और सैट मैक्स से आगे कहीं जा नहीं पाए। फिर जब से ही मैं कॉलेज गया तो वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी कम हो गया। पहले मैं थोड़ा पढ़ाई से मम्मी मेरी थोड़ी ज्यादा रखती थी कि भाई एक दफा पढ़ाई से रखो, मूवीज नहीं देख ली। फिर भी मैं बहुत देखता था, इस बात का तो कुछ नहीं है। पर फिर वहां जाके तो अपने पास पूरी आजादी थी, कितनी भी मूवी कभी भी देख सकते हैं। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब हम IMDb टॉप 100 में से मूवियाँ देखनी शुरू करेंगे और पूरी 100 देख लेंगे। ऐसा हमने उस समय सोचा था, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में थे और बच्चों को कई सारी मतलब वो हो जाती है उस समय गलतफहमियां। तो फिर हमने पहले ही दिन हमको लगा कि शॉशैंक रिडेम्पशन देख लेते हैं, वो देख ली, अच्छी है, वो सभी को कोई भी देखेगा तो उसको अच्छी लगी। दूसरे दिन हमने कहा कि अब सेकंड नंबर गॉडफादर का है तो गॉडफादर देखेंगे। हम पहले दिन देखने लगे, पहली गॉडफादर जो मूवी है वो हमको इतनी स्लो लगी दोनों को ही कि हम 1-1.25 घंटे में सो गए। और हमको लगा कि यार मूवी अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन हमको देखनी है, पर है ना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ से हमारी सेंसिबिलिटीज ही बॉलीवुड मूवीज और यूटीवी एक्शन पे साउथ इंडियन मूवीज देख के गए थे। फिर अगले दिन, क्योंकि वो मूवी हमारे दिमाग में चलती रही, आपके ब्रेन में चलती रहती है, अगले दिन हम दोनों सुबह रात को वापस मिले। तब तक हम दोनों ने वो मूवी पूरी देख ली थी और उस दिन हमने फिर रात को वापस वो मूवी चला के फिर पूरी देखी।
और तो वो दूसरी तीसरी बार के बाद में तो अब हम जिस भी बार मिले कि तूने वो वाला सीन देख, उसमें वो ऐसे करता है, फिर वो वहां से आ रहा है, फिर कैमरा ऐसे घूम, हम मतलब बिल्कुल डिटेल्ड बातें करने लग गए थे तीसरी चौथी बार। तो अगर आप एक दो बार देखें और अगर नहीं भी देखें तो आपको किसी मित्र का या किसी दोस्त का साथ मिल जाए देखने के लिए, तो इसीलिए मैं इसमें भी फिल्म स्क्रीनिंग में भी इंटरेस्टेड था कि भले ही हम देखें भले ही ना देखें, पर जब साथ मिल जाता है किसी के साथ में आप उस बात को शेयर कर सकते हैं तो फिर आप जरूर देखेंगे। तो अब नहीं, ये खैर वो bicycle- आजकल अमेरिका है और अमेरिका ही रहता है, तो अब हमारा मिलना नहीं होता, ना मूवीज देखनी होती है। पर बाइसिकल थीव्स में भी सीन जो थे वो अभी भी दिमाग में छपे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पिक्चर पूरी घूमने 1.5 को घंटे की पिक्चर है, मतलब वो ऐसे ऐसी स्टोरी कोई बड़ी कोई मेजर स्टोरी नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है, और उसके सीन जो है वो दिमाग में है, कब क्या हुआ वो क्या लग रहा है जैसे किसी के साथ हो रही है, अपने घटना घट बचपन रही की है actually। यादें आ रही है कि हाँ भाई किसी की साइकिल चोरी हुई है और वो नहीं हाँ। मिली, और वही हुआ कि एक पकड़ा नहीं जाता और एक पकड़ा गया, कि तुरंत की तुरंत वो बेचारा पकड़ा भी गया। हाँ। और वही जो आप कह रहे थे ना, उसने बच्चे के सामने चोरी नहीं की, बच्चे को भगा दिया हाँ। कि तू ट्रेन के पैसे ले और जा, हाँ, तो उसने चुपके से चोरी की थी, फिर वो कह देता कि ये मैं उसके खरीद के लाया इसी के हूँ। पैरेलल में एक और है देयर विल बी अ ब्लड, जो मैं अभी वापस देख रहा हूँ क्योंकि अभी एक कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी पॉइंट है उसके अंदर। डैनियल प्लेन व्यू करके एक ऑयल मैन होता है जो ऑयल निकालता है, तो वो अपने बच्चे को अबेंडन कर देता है। मतलब यहाँ पर तो वो तो अपने बिजनेस में इतना मतलब ग्रीड आ जाता है उसको, वो ट्रेन में अपने बच्चे को छोड़ ही देता है कि ये मेरे बिजनेस में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, तो छोड़ देता है उसको। डैनियल डे लुइस डैनियल- की मूवी है, डैनियल 2007 डे में आई थी, लुइस। पॉल थॉमस एंडरसन डायरेक्टर है हाँ। इसमें। उनकी अभी जस्ट एक मूवी आई है वन बैटल आफ्टर One Battle After करके, Another। लियोनार्डो बहुत डिकैप्रियो बढ़िया। उसमें और शॉन पेन और काफी सारे बड़े एक्टर्स हैं, और काफी बड़ी लंबी मूवी थी। मैंने अभी रात को देखी थी, एक दिन हम गए 11 बजे देखने, पता चला कि अभी 12-12:30 तक फ्री हो जाएंगे। मैंने मम्मी को कह दिया कि 1 बजे तक आ जाऊंगा। पहले ही मैं डर रहा था थोड़ा कि रात वाली मूवी देखने जा रहे हैं, बट वो रात को ही लगी थी और कोई समय ही नहीं था। तो 11 बजे हम लोग वहाँ पहुंचे और देखने लगे। हम वापस 2 बजे वहाँ उससे थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, सुबह 2:30-3 बजे हम वो हाईवे से वापस घर आ रहे हैं। तो वो भी मूवी अच्छी थी। बट देयर विल बी ब्लड में के लिए डैनियल डे लुइस को ऑस्कर भी मिला है, और उसमें जो एक्टिंग और जो सीन्स हैं कुछ वो तो इतने शानदार हैं कि अपन को कभी देखनी चाहिए। मतलब ये भी एक फादर और सन डुओ है, मतलब ये फिल्म भी फादर और सन डुओ है, देयर विल बी अ ब्लड, पर ये थोड़ी सी ब्रूटल है। देयर विल बी ये ब्लड तो में ठीक वो है। है बहुत कि sensitive। सिर्फ पिताजी का वो भी सेंसिटिव है, वो भी सेंसिटिव है, बट जो हम वो बच्चा है इंसानी वो सिर्फ पहलू एक देखना नहीं चाहेंगे, प्लॉट टूल है मेरे थोड़ा हिसाब से। ब्रूटल है वो। जो इसमें जो बच्चे की आप बात कर रहे हो, जो उनका बच्चा है, वो मतलब मेरे को लगता है एक प्लॉट टूल है वो, मतलब हाँ। वो यूज किया गया है कि दिस इज वो उसके जो characterization उस को बताने पिता के के लिए। अंदर जो भी अच्छा कुछ है, जो गुड है, उसको उस बच्चे में दिखाया गया है। हाँ। और फिर जो पिता है वो बच्चे को अबैंडन कर देते हैं हाँ। बिकॉज ही नीड्स वो मनी या जो भी उनको चाहिए होता है, तो वो उस बच्चे को अबैंडन कर देते हैं। और फिर वो बच्चे को कुछ हो भी जाता है, क्योंकि वो उसको हाँ। मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा मूवी, पर वो बच्चे को अबैंडन करते ही कि भाई इसने अपनी मोरालिटी और अच्छी चीजों से दूर हो गया ये। और फिर रिलीजियस एंगल भी है उसमें, और रिडेम्पशन आर्क, फिर वापस नहीं, मतलब एक तरह का ये भी हाँ, फादर सन डू है जो अलग टाइप का है। जैसे ये अपन ने देखा एक तो बाइसिकल थीव्स, उसके पैरेलल में देखे तो ये भी देखना बनता है, मतलब ये भी। इंडिया में तो वैसे बड़े लोग वैसे भी बच्चों को छोड़े ही रहते हैं, हाँ। उनको टाइम ही नहीं है। जैसे अपन वो देखें तो बॉबी और ये सब, कितनी ऐसी मूवीज हैं जिनको बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा जो घर में रहे या हॉस्टल रहे, तो वो अबंडन के बराबर ही है। जी। हॉस्टल का कल्चर आपको गड़बड़ लगता है? नहीं, एक्चुअली नहीं, आजकल के उसमें थोड़ा डर लगता है, मतलब सिक्योर नहीं लगते बच्चे। मुझे तो पसंद है कि भाई बच्चे जाएं, कुछ सीखने ही मिलता है, लेकिन अब वो कहते हैं ना सिक्योरिटी नहीं रही, और यूं तो रेगुलर स्कूल में भी कोई सिक्योरिटी नहीं रही, कोई वैसे जीवन में भी नहीं है कोई वही कह security। रहे हैं ना, कोई सिक्योरिटी नहीं रही। तो इसलिए थोड़ा सा, वरना अब जैसे जो राजमाता आप में बता जाके रहे थे, जापानीज सिनेमा जो है, हॉस्टल ही मैं रहेगी। मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जापानीज और ईरानी सिनेमा के अंदर थोड़ा एक ठहराव है, क्योंकि वो क्या घर में मतलब बच्चे वो थोड़ी पिक्चर प्लेन ज्यादा चलती हाँ, है, फिर अपने आप सब कुछ ग्राफ ऊपर नहीं जाता इतना। इतना। जैसे टोक्यो स्टोरी सुनी होगी आपने, जी।
साल 2 जापानीज साल मूवी है, हाँ। 86 7 यूरिशोवा हाँ, का। after तो इनका ग्राफ प्लेन चलता है, पूरा हॉस्टल पर इटालियन वालों का ग्राफ फ्लक्चुएट करता है थोड़ा। बट वो अपने कल्चर को भी बना के चलता चलता है, है। क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे अभी जो नॉर्म पॉपुलर नहीं, मैं, में जो बॉन्ग जून हो चल रहे इंडिपेंडेंट हैं सिनेमा की बात उनकी कर रहा हूँ। मूवियां बिल्कुल लीनियर नहीं है। बॉन्ग नहीं जून नहीं, इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात कर रहा हाँ, हूँ। जैसे independent सत्यजीत रे और ये जो इन तरह के जो फिल्म मेकर हो गए, वो ये जापानीज और इरानियन, इनकी पिक्चर थोड़ी प्लेन चलती है। पर इटली के अगर अपन इंडिपेंडेंट सिनेमा मेकर देखेंगे ना, उसकी पिक्चर का ग्राफ थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, इमोशन थोड़े से हाइप्ड होते हैं, पर वो अपने कल्चर को प्रिजर्व रखे हुए हैं। अब यही चीज, यही घटना जो है, अगर आप हाइप करके इमोशन को दिखाओगे कहीं और, कोई और सिनेमा, तो वहां पर कल्चर आइडेंटिटी दब जाती है। वो फिर वहां पर मॉडर्निज्म आ जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, उन्होंने हाइप करके अपने कल्चर को दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। ईरान और ये तो बड़े सॉफ्ट तरीके से अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, एक जमे जमाए तरीके से, मतलब एक आर्ट फॉर्म की फॉर्म में। उन्होंने कोई बोला नहीं है कि हम आर्ट फॉर्म बना रहे हैं, वो तो बस एक रैंडम पिक्चर बना दी, बढ़ चढ़ कर इमोशंस है उसके अंदर, और अपनी ये कल्चर आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। देखो हम इटालियंस इस तरह से है। ये मुझे थोड़ा अलग लगता है इटालियन सिनेमा में, मैं मतलब ये कह रहा हूँ। जापानीज और इरानियन तो है, बहुत बढ़िया सिनेमा है। मेरा फेवरेट सिनेमा है करेंगे जापानीज। अपन इटालियन वर्सेस हाँ। जापानीज सिनेमा पे व्हाट्सएप पे। ये वेयर इज द फ्रेंड्स होम, और जापान की देखे तो टोक्यो स्टोरी और ड्रीम्स, मैंने कितनी बार देखी है, बैक टू बैक। जैकी चैन मेरे हस्बैंड को, बच्चों को जैकी चैन की खूब फिल्म दिखा लो, टॉम क्रूज की दिखा लो, अच्छा उनको बहुत पसंद है। जैकी चैन की तो फैन ही है। अच्छा। मुझे भी खैर अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे नहीं कि हमेशा मैं जैकी चैन देखती रहूं और ये सब कुछ। हाँ,